फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पेपर का यूज़ कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से लोगों ने करना स्टार्ट करा था। किस तरह से पेपर का यूज़ वो लोग तरह तरह के फील्ड में करने लगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वैल्यू ऑफ पेपर। पेपर की क्या कीमत थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। In 13th century, scholars did not have papers, so they took manuscript. अगर हम 13वीं सदी की बात करते हैं और उस टाइम अगर किसी स्कॉलर को अगर कुछ लिखना होता था लेकिन उनके पास पेपर्स नहीं होते थे, तो वो उन लोगों को क्या करना होता था कि मनुस्क्रिप्ट्स को लेना पड़ता था। जो चीज़ें मनुस्क्रिप्ट्स पे पहले से मेंशन की गई हैं उन चीज़ों को धोना होता था। धोने के बाद सुखाने की प्रक्रिया की जाती थी और फिर उसके बाद नई चीज़ों को वो लोग लिखते थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो जाता था। कारण ये था कि तब पेपर्स काफ़ी नए नए इन्वेंशंस हुए थे, तो पेपर काफ़ी महंगे होते थे और उनकी जो संख्या थी वो पेपर की बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आफ्टर समटाइम्स मीन्स टुडे। आफ्टर समटाइम्स कुछ दिनों के बाद की अगर बात करते हैं या फिर हम लोग इसको आज के संदर्भ में रिलेट करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम आज मार्केट से लाते हैं तो हर चीज़ों को हम लोग पेपर में रैप करके लाते हैं। और उस समय हम लोग देखते थे कि किस तरीके से पेपर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि वो नहीं रहने के वजह से लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स, लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को फिर से धो के सुखा के दोबारा उस मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखते थे। तो हम देख सकते हैं ये कीमत की क्या पहचान होती है। हम देख सकते हैं कि तब पेपर की क्या कीमत होती थी और अभी हमारे लिए पेपर की क्या कीमत है, और ये काफ़ी दिलचस्प भी था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू। अब आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक मेंशन किया गया है दैट इज स्टोरी ऑफ अल्मोनियम। वो है अल्मोनियम की स्टोरी। हम लोग देखेंगे कि अल्मोनियम की स्टोरी आखिर क्या थी, और यह जो अल्मोनियम की हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, इस स्टोरी के माध्यम से थोड़ा बहुत हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी जान जाएंगे। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। 100 years ago, अगर हम सालों पहले की बात करते हैं, तो किंग्स यूज टू इट इन द यूटेंसिल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े, वो लोग सोना चांदी के बर्तनों में खाना प्रीफर करते थे। वो लोग सोना चांदी के ही बर्तन में खाते थे। आफ्टर सम टाइम अल्मोनियम गेट्स डिस्कवर्ड। कुछ दिनों बाद अल्मोनियम को बनाया जाता है, कुछ दिनों बाद अल्मोनियम बनने लगता है। तो अल्मोनियम वाज वेरी लाइट इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर। एक सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि अल्मोनियम जो था वो सोना चांदी के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का होता था। सोना चांदी के बर्तन थोड़े भारी होते हैं वजन में भी देखा जाए तो अल्मोनियम जो था इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर इट वाज अ लाइट। इट्स शाइनिंग वाज समथिंग डिफरेंट। इसकी जो चमक थी वो भी सोना चांदी के बर्तनों से कुछ अलग थी। दैट टाइम मेकिंग अल्मोनियम वाज वेरी एक्सपेंसिव। उस समय की अगर हम बात करते हैं, सैकड़ों साल पहले की बात होती है, तो अल्मोनियम को बनाना बहुत ही कीमती माना जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। दैट्स वाई इट्स वैल्यू वाज टू मच। यही कारण था कि इसका जो कीमत था वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि चीज़ें जब बहुत कम मात्रा में मिलती है तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही उनका मात्रा बढ़ जाता है, धीरे धीरे उनका जो कॉस्ट या फिर रेंज होता है वो घटने लगता है। जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने पेपर के बारे में भी सेम चीज़ देखा था, तो वहाँ हम लोग एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम तब बनाना काफ़ी कठिन होता था और एल्युमिनियम को बनाना काफ़ी कीमती भी होता था, और यही कारण था कि इसका वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा था। नाउ किंग्स एंड मिनिस्टर्स डिसाइडेड टू गिव फूड टू देयर गेस्ट इन एल्युमिनियम गेस्ट। जैसे ही एल्युमिनियम का बर्तन आया, काफ़ी लाइट लगा इन कंपैरिजन टू सिल्वर एंड गोल्ड, तो राजा और जो मंत्री थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो भी गेस्ट उनके यहाँ आएंगे उन लोगों को हम लोग एल्युमिनियम की बर्तन में खिलाएंगे। After some time, a scientist gave a way to make aluminum because that way was very easy and cheap. To aluminum was made in a great amount. कुछ समय बाद क्या होता है कि एक साइंटिस्ट जो था उसने एक तरीका बताया किस तरीके से अल्मोनियम को बनाना है। चूँकि वो तरीका बहुत आसान था और सस्ता भी था, तो अल्मोनियम को बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाने लगा। अल्मोनियम अब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा। इट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर। अब अल्मोनियम जो था वो हर जगह मिलता था, हर जगह हम अल्मोनियम देख सकते थे। नाउ इट्स वैल्यू गेट डिक्रीज। चूँकि अल्मोनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, अल्मोनियम बहुत ज़्यादा मिलने लगा, तो इस वजह से जो इसकी कीमत थी धीरे धीरे घट
घटने लगी। तो यहाँ हम लोगों ने अल्मुनियम का स्टोरी देखा। तो इस स्टोरी में बस इसको इंटरेस्टिंग बना के हमें दिखाया गया है कि आखिर ये जो कीमत का चक्कर है वो क्या होता है। अल्मुनियम के थ्रू हम लोगों ने देखा कि इस कीमत के चक्कर में कैसे क्या होता है। पहले कीमत क्या होती है, जब उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो कीमत कैसे उस पार्टिकुलर चीज़ की कम हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि मनुस्क्रिप्ट्स को अब कॉपी किया जाने लगा था। धीरे धीरे मनुस्क्रिप्ट्स को लोग कॉपी करने लगे थे। चूँकि मनुस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना था तो उनको कलेक्ट करने जाने लगा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग उसना स्टार्ट कर रिच पीपल रूलर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग इट। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे या फिर जो शासक थे, राजा महाराजा लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि मनुस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। नाउ मनुस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज टू। अब क्या होता था कि रिच पीपल रूलर्स, इन लोगों ने तो मनुस्क्रिप्ट्स को एक तरफ इकट्ठा करना शुरू किया ही, और मनुस्क्रिप्ट्स जो थे और उसको क्या किया जाता था कि टेम्पल्स यानी मंदिर और मोनेस्ट्रीज में भी इनको इकट्ठा किया जाने लगा या फिर उनको रखा जाने लगा। अब टेम्पल्स के बारे में तो आप लोग सबको जानते हो कि मंदिर क्या होता है, लेकिन मोनेस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्रीज मीन्स द प्रेयर हॉल ऑफ बुद्धिस्ट। ऐसा जगह जहाँ बुद्धिस्ट लोग प्रेयर करते हैं उसको मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। तो मोनेस्ट्रीज में भी मनुस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके रखने जाने लगा, टेम्पल्स में रखने जाने लगा। रिच पीपल अपने तरीके से मनुस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करने लगे, रूलर्स अपने तरीके से इकट्ठा करने लगे। नाउ दिस मनुस्क्रिप्ट्स वेयर केप्ट इन लाइब्रेरीज इन आर्काइव्स टू। अब इन मनुस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में भी रखा जाने लगा, बिकॉज टू प्रिजर्व मनुस्क्रिप्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि मनुस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये मनुस्क्रिप्ट्स खराब हो जाते। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मनुस्क्रिप्ट्स को आर्काइव्स में भी और लाइब्रेरीज में रखा जाने लगा। तो लाइब्रेरीज हमें पता है कि पुस्तकालय होती हैं जहाँ किताबों को रखा जाता है। तो मनुस्क्रिप्ट्स भी एक प्रकार के बुक ही थे, तो उन लोगों को लाइब्रेरीज में रखा जाता था। तो आर्काइव्स हम देखेंगे कि आर्काइव्स क्या होते हैं। दैट प्लेस वेयर मनुस्क्रिप्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट वेरी सेफली। आर्काइव्स या फिर आर्काइव्स जो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मनुस्क्रिप्ट्स को या फिर अदर बुक्स को बहुत सेफली रखा जाता है, इस तरीके से कि वो बर्बाद नहीं हो, किसी के यूज आ सके। Many times historians get information through them। बहुत बार ऐसा होता है कि हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशंस इनके थ्रू लेते हैं मनुस्क्रिप्ट्स के द्वारा, लेकिन उनको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मनुस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशंस तो मिलती हैं लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम देखेंगे कि रीजंस टू बी डिफिकल्ट। आखिर ऐसे कौन कौन सी कारण है जिसके वजह से इन मनुस्क्रिप्ट्स को यूज़ करना मुश्किल होता है। सपोज एक मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट मिला, उससे क्या हुआ कि उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू किया, ठीक है, 4 लोगों ने कॉपी किया एक मनुस्क्रिप्ट को। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये चारों लोगों ने मनुस्क्रिप्ट को, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही वे में ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि कुछ राइटिंग्स इस पार्टिकुलर पर्सन को समझ में नहीं आई होगी, हो सकता है इसने सेम टू सेम लिखा होगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसको नहीं समझ में आएंगी। तो चारों लोगों ने सेम मनुस्क्रिप्ट को कॉपी किया, लेकिन हुआ क्या कि चारों लोगों की जो मनुस्क्रिप्ट से कॉपी की गई चीज़ें हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मनुस्क्रिप्ट का कुछ पार्ट होगा वो किसी नेचुरल क्लाइमेटीज, बारिश वगैरह या फिर किसी भी कारण से खराब हो गया होगा, तो वो चीज़ें छूट गई होंगी। तो इन 4 लोगों ने उस मनुस्क्रिप्ट को कॉपी किया। अब क्या हुआ कि इनसे कई लोगों ने कॉपी किया, यहाँ कई लोगों ने इनसे कॉपी किया, तो इन लोगों ने इन चीज़ों से लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतने लोगों ने जो कॉपी किया उसको सेम तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, इन्होंने किसी और सेंस में ऑब्जर्व किया होगा, इन्होंने किसी और तरीके ऑब्जर्व किया होगा। तो फिर एक ही मनुस्क्रिप्ट में ये चीज़ें कई तरह की हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक मनुस्क्रिप्ट से कितनी सारी कॉपी बनती है। तो क्या होता है कि एक मनुस्क्रिप्ट से, जैसा कि मैंने बताया कि 4 लोगों ने कॉपी किया, उसके बाद उस मनुस्क्रिप्ट से कई और लोगों ने कॉपी किया होगा। तो इस तरीके से एक कॉपी की वजह से बहुत सारे कॉपीज इस तरह से बन गए। तो कॉपीज आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम गेट्स डिफरेंट देन द अदर्स। तो जो रियल वाला कॉपी था उससे ये कॉपीज बनती हैं, ठीक है।
इसके बाद कई सारी और कॉपीज बनती हैं। तो इसके बाद जो कॉपी हमारे पास आएंगी वो क्या होता था कि जो रियल मैन्युस्क्रिप्ट होता था उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता था। वी डिड नॉट गेट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यही होता था कि हमें जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था वो उसकी पढ़ाई नहीं मिल पाती थी। मेनी टाइम्स ऑथर्स और राइटर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स इन डिफरेंट टाइम्स। कई बार क्या होता है कि ऑथर्स होते हैं या फिर जो राइटर्स होते हैं वो अपनी क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं। क्रॉनिकल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया है कि किसी भी चीज़ को एक क्रम इवेंट वाइज करके प्रस्तुत करना क्रॉनिकल कहलाता है। तो ये क्या होता है कि क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जब क्रॉनिकल लिखा उसके तुरंत बाद रिवाइज किया। हो सकता है कि उन्होंने अपने राइटिंग्स को 13th सेंचुरी में लिखा होगा, कभी लिखा होगा, उसके कुछ समय बाद, ये नहीं कि तुरंत बाद, उन्होंने फिर से उसको रिवाइज करने का सोचा। तो इस तरीके से राइटर्स और जो ऑथर्स होते थे वो क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे। 14th सेंचुरी क्रॉनिकल की हम बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी रोट द क्रॉनिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। जियाउद्दीन बर्नी की हम बात करते हैं, आपके बुक में मेंशन है, आप लोग देखोगे कि जियाउद्दीन बर्नी जो थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉनिकल को लिखा था और उसके बाद फिर से उस क्रॉनिकल को उन्होंने रिवाइज किया था 2 साल बाद। फर्स्ट क्रॉनिकल लिखने के 2 साल बाद फिर से उन्होंने इस क्रॉनिकल को रिवाइज किया। तो जो क्रॉनिकल उन्होंने पहली बार लिखा था और जो क्रॉनिकल वो 2 साल बाद लिखते हैं, उन दोनों क्रॉनिकल्स में क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है। दोनों क्रॉनिकल्स एक दूसरे से डिफर कर जाते थे। लेकिन बात क्या थी कि हिस्टोरियंस को अभी तक ये बात पता नहीं थी 1960 तक। क्यों? क्योंकि उनको पहले वाला स्क्रिप्ट मिला ही नहीं था। जब तक ओरिजिनल चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होंगी और उसके बाद की हम चीज़ें देखते जाएंगे तो हमें जो दिखाया जाएगा वही सत्य लगेगा, जब तक कि हम ओरिजिनलिटी के पास नहीं पहुंच पाते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप इन 1000 ईयर्स में ऐसे कौन कौन से सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स हुए जिनका निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि इन दिस 1000 ईयर्स व्हाट चेंजेस कम। इन 1000 सालों में ऐसे क्या क्या चेंजेस थे जो हमें देखने पे मिलते हैं, वो या तो सोशली हो या फिर पॉलिटिकली हो। अगर सामाजिक तौर पे देखते हैं तो ऐसे क्या क्या से चेंजेस थे जो 1000 सालों में हुए थे उनको पढ़ना है, या फिर पॉलिटिकली राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जो बदल गई थी पूरी तरीके से 1000 सालों में। सबसे पहले लॉट्स ऑफ चेंजेस थे, बहुत सारे परिवर्तन हुए। अगर सोसाइटी लेवल की बात कर रहे हैं तो उस नज़रिया से हम देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हुए जो हमारी सोसाइटी में है। सेकेंड इज दैट कि नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए। लोगों ने इन 1000 सालों में पर्सियन मिल का इन्वेंशन कर लिया, स्पाइनिंग मिल बन गई जिसके द्वारा कॉटन बनाया जाता है। क्या हुआ, बहुत सारे फायर आर्म्स जो है उनको इन्वेंट किया गया। और ये जो सबसे ज़्यादा इन्वेंट होते थे वो कॉम्बैट प्लेस पे इन्वेंट होते थे। न्यू फूड एंड बेवरेज, नए नए तरह के खाने, नए नए तरह की चीज़ें हम लोगों को मिलने लगी। अब हम लोगों के देश में पोटैटो आ गया, उसके बाद कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी एंड सो मोर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो हमारे खाने की शैली में भी परिवर्तन हो गया था। सामाजिक तौर पे देखें तो चेंजेस आए थे, टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई थी, हमारे खान पान पे भी इसका बहुत व्यापक असर पड़ा था। नए आइडियाज़ आ गए, न्यू आइडियाज़, थॉट्स एंड फिलोसफीज ऑल्सो केम। तो इन 1000 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे नए आइडियाज़ आए हमारे पास, बहुत सारे नए थॉट्स आए और बहुत सारे फिलोसफीज आए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई राजा है, 700 AD की हम बात करते हैं तो वो एक राजा है हम जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो नेक्स्ट जो उसका बेटा होगा वही राजा होगा। चाहे वो जैसा भी होगा, वो डिजर्व करता है राजा बनना या नहीं करता है, क्योंकि वो राजा का बेटा है इसलिए वही राजा होगा। तो लोग उसको इजीली वे में एक्सेप्ट कर लेते थे। परंतु धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बढ़ने लगी थी, लोगों की समझ व्यापक होने लगी थी, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गया था कि हमारे लिए वही रूल करेगा जिसको हम चूज करेंगे, या फिर वही रूल करेगा जो कैपेबल हो। दे विल बी चूजन अकॉर्डिंग टू अस। हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हम लोग का किंग रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 1000 ईयर्स में हुए बहुत सारे चेंजेस को देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर को देखे, वैल्यू ऑफ पेपर को देखे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू पढ़ा। तो इन 2 वीडियोस को जो कि मैंने इस वीडियो के पहले बनाया था उनके थ्रू मैंने कोई होमवर्क आपको नहीं दिए थे।
तो इस वीडियो को पढ़ाने के बाद अभी तक जितना भी आप लोगों ने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया है उन सारी चीज़ों को आप एक जगह कॉपी पे मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट जो भी लाइव क्लासेस की प्लानिंग चल रही है बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा वो चीज़, तो उसके थ्रू जो भी डाउट्स होंगे हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। तब तक वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।